बैठ जाओ, आ जाओ। अच्छा जी, हमने ये अनाउंस कर दिया था लास्ट तकरीबन को 2 दिन पहले कि हमारी जो है वो थर्सडे से सेकंड बैच स्टार्ट होगा। तो काफी सारे बच्चों ने जो मुझसे कांटेक्ट किया था कि सेकंड बैच में आना चाहें, तो आप में से अच्छा खासे लोग वहाँ मूव हो जाना अगर सेकंड बैच जैसे जुमेरात को स्टार्ट होता है। ठीक है जी। किसी को अगर ज्यादा लोगों में बैठने में मसला है, उससे ज्यादा लोगों में बैठने में आप तुरंत कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई मसला है तो वो दूसरे बैच में आके बैठ सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों के लिए कितने बैचेस होंगे? आगे बढ़ो यार, जल्दी 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 जल्दी। बैठ जाओ मेरे बच्चों, बैठ जाओ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल खामोश हो जाओ। नमाज, खाना, सब कुछ क्लास के बाद। हाँ, ये आखिरी क्लास है ना तुम लोग की, क्या मतलब कैब 1 2 3 4 में तो ये आखिरी चल रही है ना, इसके बाद टैक्स है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, बिजनेस लॉ भी है, टफ डे है। अच्छा मेरे बच्चों बिल्कुल खामोश हो जाओ, सेटल हो जाओ, बैठ जाओ ताकि हम शुरू कर लें। अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक चीज है बिजनेस। बिजनेस का मतलब है जनाब वो सारी एक्टिविटीज जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो वो बिजनेस है। एआरडीडी में हम पढ़ाते हैं, ये बिजनेस है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपके अब्बा एक शॉप चलाते हैं, ये बिजनेस है। ठीक है जी। आपके अब्बा जिस कंपनी में काम करने जाते हैं वो सर्विसेज देती होगी, मैन्युफैक्चरिंग करती होगी, बिजनेस है, क्योंकि सारा प्रॉफिट के लिए हो रहा है। बिजनेस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, किसमें? ट्रेडिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऐसा आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे। ठीक है जी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या है, उसके ऑपरेशंस किस तरह चलते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है बेटा, जितनी खामोशी और तसल्ली से सुकून से मेरी तरफ ध्यान देके सुनोगे उतना अच्छे और जल्दी से जो है तुम्हारे जहन में कॉन्सेप्ट्स बैठेंगे। देखिए सर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो कंपनी है जो एक इनपुट खरीदती है। ठीक है जी, यानी कि मटेरियल खरीदती है और फिर उसको प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने से उसकी शक्ल और प्रोसेस करने से उसका होलिया, उसका जो है वो चीजें चेंज हो जाती हैं और वो क्या बन जाता है? आउटपुट बन जाता है, यानी एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। डन। अच्छा, मिसाल के तौर पर सर, एक जूते बनाने वाला चमड़ा खरीदेगा, कीलें खरीदेगा। ठीक है जी, वो समझ बॉन्ड खरीदेगा जूतों पे लगाने के लिए, और सर वो पूरे जूते उते बनाने का पूरा प्रोसेस करने के बाद क्या बना देगा? जूते बना देगा। ऐसा एक मिसाल के तौर पर गाड़ियों का जो है वो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जहां पर, सर वो क्या करता है? वो काफी सारे पुर्जे जो है वो खरीदता है, संबल करता है, गाड़ियां बना देता है। आपको पता है ना, पाकिस्तान में कोई गाड़ी प्रोड्यूस नहीं होती, पाकिस्तान में सिर्फ गाड़ी क्या होती है? असेंबल होती है। तो सर जो पाकिस्तान में काम चल रहा है ये भी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने बाहर से पार्ट्स मंगवाए, क्या किया? उसको असेंबल कर दिया। असेंबल करना क्या है? प्रोसेस करना। और क्या बना दिया? उससे गाड़ी बना दी। ऐसा गौर से सुनना मेरे बच्चों, आज की क्लास आपकी पूरी कॉस्टिंग की बुनियाद बनाएगी। ठीक है जी, आज की क्लास ये कॉन्सेप्ट में बहुत आराम आराम से लेके चलूंगा, लेकिन अपने दिमाग में बिठाने। और वो बंदा सबसे बड़ा खाइन है, खाइन कहते हैं खयानतदार को। ठीक है जी, देखो इस प्रोफेशन में तुम्हारा टाइम नहीं लग रहा, खाली तुम्हारे पेरेंट्स के पैसे लग रहे हैं, पैसे लगने के अलावा तुम्हारे पेरेंट्स के इमोशन इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो इतनी आसानी से चीजों को जाने नहीं देना है। नहीं समझ आए, टीचर को रोकना है, सर बता दें, ये दोबारा रिपीट कर दें, दोबारा रिपीट कर दें। शुरू का जो फेज होता है मैं इसमें एक चीज 20 दफा रिपीट करूंगा, लेकिन सर मेरी आपसे इल्तिजा है कि बगैर समझे आप नहीं जाएंगे यहां से। ठीक है जी। अच्छा जी, गौर से सुनिएगा दोस्त। सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं।
एक डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है फैक्ट्री, ठीक है जी। एक डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है एडमिन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट मेरे बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है सेलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है जी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, चीजें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं फैक्ट्री में। जब फैक्ट्री में चीजें प्रोड्यूस हो जाती हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो प्रोड्यूस होने के बाद हम किसको कहते हैं कि इसको बेचना है? सेलिंग वालों को। यार आप इसको बेच के दे दो। सेलिंग डिपार्टमेंट में सेल्समैन बैठे होते हैं, मार्केटिंग के लोग बैठे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? आपकी बनी हुई प्रोडक्ट्स को बेचने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। फिर ये एडमिन वाला क्या कर रहा होता है? ये एडमिन वाला हिसाब किताब रख रहा होता है, ठीक है जी। लोगों से डीलिंग कर रहा होता है। सेल्स के बाद पैसे रिकवर करने का काम इसके जिम्मे, ठीक है जी, एडमिन का बंदा है सर। फाइनेंस डिपार्टमेंट इस एडमिन डिपार्टमेंट में मौजूद है, ठीक है जी। ये इफेक्टिवली कमा के नहीं दे रहा होता, ये सिर्फ प्रोसेस को चला रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक कंपनी में गया जिसका नाम है यूनिलीवर्स, ठीक है। यूनिलीवर्स में बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती है, कहां पर? उसकी फैक्ट्रीज में। ऐसा फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे पास सेल्स आउटलेट्स हैं, हमारी सेल्स डिपोज हैं हमारे, हम वहां बेच देते हैं। कहां जाती है गुड्स? सेलिंग डिपार्टमेंट में आ जाती है। ये पूरा जोर लगाते हैं इसको बेचने में, और जब बिक जाता है तो उसका हिसाब किताब कौन रखता है? एडमिन वाला बंदा रखता है। पैसे कौन रिकवर करके देता है कस्टमर से? एडमिन वाला बंदा। अकाउंटिंग कौन करता है? एडमिन डिपार्टमेंट में। सर कोई पुलिस वाला आ गया, कानून वाला आ गया कि भाई काम क्या कर रहे हो चेक कराओ, कौन देखेगा? एडमिन वाला। सर एचआर डिपार्टमेंट जो लोगों को हायर करता है फायर करता है, वो कहां मौजूद है? एडमिन डिपार्टमेंट में। मुझे बताओ सबसे मेन रोल यहां किसका है? ना भाई फैक्ट्री का है। एक कंपनी बना क्या रही है, बेच कर है, वो छोड़ो। जो अकाउंटेंट जो मुंशी है वो मेन है नहीं, मेन बंदा कौन है? फैक्ट्री वाला। ऐसा। अब सुनो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के 3 डिपार्टमेंट्स। इस जगह पे जो खर्चा होता है ना, इस जगह पे जो खर्चा होगा फैक्ट्री में, वो कहलाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहलाएगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा। और इन दोनों डिपार्टमेंट्स में जो खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा सीधा। अब बताओ सर, डिपार्टमेंट्स 2 हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स में कौन कौन है? सर एडमिन और सेलिंग है। एडमिन का काम हिसाब किताब रखना, एडमिन का काम पैसे रिकवर करना। सेलिंग और प्रोडक्शन के अलावा सारे काम कौन करता है? एडमिन वाला काम। ऐसा। मुझे बताओ सर, मैं अगर आपसे पूछूं सबसे ज्यादा कॉस्ट किस डिपार्टमेंट में इनकर होती है? फैक्ट्री के अंदर। किसमें? फैक्ट्री के अंदर। बाकी डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट कंपैरेटिवली कम इनकर होती है। सारा खर्चा, सारा हिसाब किताब, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है जी, बड़ी बड़ी मशीनरी काम कर रही, कहां पर? ठंडे एसी लगे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, कहां पर? एडमिन में। ठीक है जी। अब सुनिएगा दोस्त मेरे बच्चों, ये बात समझ आती है? ये बेसिक बात समझ आती है? इसको आस्ते आस्ते पहले लिख लो, शाबाश। यार अच्छा, तो लड़कियां भी आ रही हैं। यहाँ कोई बैठा हुआ है क्या? कोई भी नहीं बैठा। इधर आ जाओ यार, एक यहाँ आ जाओ। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। वो बैठ जाओ उधर, ऐसे सामने भी बैठ सकते हो बस। अच्छा जी जनाब, मैंने आपको बताया कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 3 डिपार्टमेंट्स हैं। इफेक्टिवली दो दो फंक्शंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होंगी, सेलिंग वाला बंदा उसको बेचेगा, और एडमिन वाला बंदा सर हिसाब किताब रखेगा। डन। बढ़े हम आगे? बढ़े?
चलो जी, अच्छा मेरे साथ साथ एक ना चीज दोहराओगे, हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कसम खाते हैं कि जो भी समझ नहीं आएगी वो उसी वक्त टीचर से पूछेंगे, और अगर हम ना पूछें तो अल्लाह की लानत पूरी जिंदगी हम पे बरसती रहे। अब यहाँ आवाज कम हो गई है, ये गलत बात है। ठीक है जी, सब एंड में आके चुप हो गए। देखो आप लोगों का पता मसला क्या है, जिस बंदे में सवाल पूछने की आदत नहीं है ना, ये पर्टिकुलर प्रोफेशन उसका नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये पर्टिकुलर प्रोफेशन उस बंदे के लिए है ही नहीं। जो बंदा ये समझता है कि मैं बड़ा शाय इंसान हूं, मैं खामोश बैठूंगा, किसी से बातचीत नहीं करूंगा, ये नहीं है प्रोफेशन उसके लिए। 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई होते हैं एक साथ, ठीक है, मार्केट में जाते हैं, 10 साल बाद एक बंदा कहां पहुंचा हुआ होता है और दूसरा कहीं और पहुंचा हुआ होता है। आप दोनों के आउटलुक में फर्क देखो। एक बंदा एक्सप्रेसिव होगा, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा होगा, अपने आइडियाज सेल कर सकता होगा, लोगों से कम्युनिकेट कर सकता होगा, घबराता नहीं होगा, डरता नहीं होगा। दूसरा बंदा जो है ना, वो कोई नेक्स्ट लेवल खामोश इंसान हो। और मैं आपको बताऊं, हमारे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन था, हम भी यहाँ लिखवा देते, अननेसेसरी इंटरेक्शन इज नॉट अलाउड। डिफरेंट उसमें लिखा होता ना, ऑपोजिट जेंडर्स में बात करना अलाउड नहीं। अल्लाह के बंदे, जिसने जाना है अभी प्रोफेशनल लाइफ में, उससे तो दिन रात जो है वो लड़के ने औरतों से वहां बात, ये क्या मतलब, ये क्या हिसाब किताब चला रहे हो यार, हैं? नहीं, मैं आपको वाकई बता रहा हूँ। आप पता है, हम उसी कल्चर से निकले। जब मैम पढ़ते थे ना, मैंने भी एक मखसूस कॉलेज से पढ़ा। अब होता क्या था, चलो यार, मैं तो जमाने का एक बेशरम आदमी हूं, मैं किसी से बात करते हुए घबराता नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे साथ के लोग होते थे। उसके बाद जो लोग आए, जूनियर एक हमारे पास आया, उसको मैंने कहा यार जाओ एक काम करो, जरा क्लाइंट से ना इसका डेप्रिसिएशन का शेड्यूल ले आओ। किससे? मैंने कहा क्लाइंट से, वो बाहर बैठी हुई ना आंटी, उससे ले आओ। तो वो गया और आंटी को कहा जी वो, हाँ कुछ नहीं, वापस आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह सर वो लड़की है, मैं उससे कैसे बात करूं? मैंने कहा तू रिश्ता थोड़ी मांगना है, डेप्शन का शेड्यूल मांगना है, बदतमीज आदमी, जा मांग गया उससे। नहीं यार आप लेके दो ना, मुझसे सारा काम यहाँ करा लो, बात नहीं कराओ ना आप। अब उसको आप यकीन करो ट्रेन करते थे, जाओ बात करो, जाओ उससे बात करो। तो अल्लाह नहीं, मैं, मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बिलीव रखते हैं। ठीक है जी, लिमिट के अंदर चीजों को रखना है, लेकिन आपने बात करना सीखना है, लोगों से आपने कम्युनिकेट करना है। ठीक है जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं जनाब, जो बंदा इस प्रोफेशन में बात नहीं, मैं, मेरी पहली बोर्ड मीटिंग थी, मैं जब सीएफओ बना ना, तो मेरी उम्र 24 साल थी, 24-25 साल, 25 पूरे नहीं हुए थे, और मैं कंपनी का सीएफओ बन गया था। सीएफओ को बोर्ड के सामने पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस की प्रेजेंटेशन देनी होती, तो मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव वो परेशान था, उसने कहा तुम प्रेजेंटेशन दे दोगे? मैंने कहा सर मैं टीचिंग करता हूँ, ये तो 12 शरीफ लोग हैं, तो 150-150 बगैरतों को पढ़ा है, ठीक है ना, और ऐसो को पढ़ा है कि जब लाइट जाती है कुत्ते बिल्ली की आवाजें निकाल देते, तो फिर भी शरीफ लोग हैं। तो मैं पहली प्रेजेंटेशन दी, प्रेस हो गया सीईओ, यार इतना कौन, मैंने कहा सर पढ़ा गया है, ठीक है जी पढ़ा गया है, लेकिन ये है कि मुझे ना कभी ये फील नहीं हुआ कि यार फला बंदा जो मेरे बराबर में बैठा है वो गाड़ी में आता है, मैं बसों में आता हूँ, डजंट मैटर यार, मुझे किसी चीज, मैं कम नहीं हूँ किसी से यार, ठीक है ना, मैं अमाल में और काम में अगर कोई बंदा मुझसे आगे आगे, लेकिन मैं कभी अपने बैकग्राउंड पे शर्मिंदा नहीं होता, पशेमान नहीं होता रहा कि यार मैं भाई लियारी से आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ, ऐसी की तैसी उस वक्त ना, अभी नहीं। ठीक है जी, अभी मैंने कल कॉस्टिंग के वो पिक्चर डाली और ऑनलाइन की चीजें डाली, तो एक हरामखोर ने नीचे लिखा 800 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 18,000 फी, ये हो गया 12.6 मिलियन। फौरन से चाय के होटल पे बैठ गए, हिसाब किताब, पूरी डिस्कशन की समरी, किसी भी बंदे को मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए सवाल पूछने में। ठीक है जी, सर वो मैं इंटीरियर से आया हूं, सर वो मैं केपीके से आया हूं, सर वो मैं पंजाब से आया हूं। यार खुदा को मानो, आपको फख्र होना चाहिए आप जहां से आए, ठीक है ना, घबराना नहीं आपने, ठीक है, इमरान खान वाला नहीं, वाकई कम्युनिकेट करो लोगों से, बातचीत करो, लेकिन जरूरत से।
ठीक है जी। अच्छा जी, बुक कब तक मिलेगी? बुक कंप्लीट हो चुकी है, मैं प्रिंटिंग पे दे चुका हूँ। मंडे की दिन जो है वो ARTD की बुक शॉप पे आपको किताब मिल जाएगी, और जिसको ऑनलाइन घर पे मंगवाना है तो वो घर के लिए भी हम आपको जो है वो लिंक दे देंगे। FAR1 को तकरीबन 3-4 दिन और लगेंगे। चलें जी, आप एक बात बताएं जी मेरा बच्चा, सवाल पक्का आगे बढ़ जाए? अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। किसकी? भाई देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेटा प्लीज जब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना फिर कोई बात नहीं करेगा, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दो तरह की होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? वो जो फैक्ट्री में लग रही है, वो सारे खर्चे जो कहां हो रहे हैं? फैक्ट्री में हो रहे हैं। वो कौन सी कॉस्ट है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दो तरह की, डायरेक्ट और नाना। जरूरी नहीं हर जगह डायरेक्ट के बराबर में डायरेक्ट आ रहा हूं। डायरेक्ट कॉस्ट होती है दो तरह की, तीन तरह की होती है, लेकिन मैं आसानी के लिए दो लिख रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट। अच्छा सुनो 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 मेरे बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल क्या है? वो मटेरियल जो प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक बिस्किट खा रहे हो, उसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या इस्तेमाल हुआ? सर मैदा, उसके अंदर जो चीनी वीनी है, उसके अंदर जो बाकी जो है वो क्या कहते हैं क्रीम है, ये सारी चीजें क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन इस बिस्किट को बनाने में डीजल भी इस्तेमाल हुआ है। सर वो कहां हुआ है? वो सर वो भट्टी में मशीन में लगा है सर, वो डीजल वो बिस्किट के अंदर मौजूद नहीं है। तो डीजल भी एक मटेरियल है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है। वो कौन सा मटेरियल है? इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल कहां होता है? अब बताओ डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन क्या हुई? मटेरियल दैट इज ट्रेसेबल इन दी प्रोडक्ट। सर क्या डेफिनेशन पेपर में आती है? हरगिज नहीं आती। कॉस्टिंग के पेपर में थ्योरी नहीं आती, आती भी है तो 2-2.5 नंबर की आती है, और वो थ्योरी आती है जिन चैप्टर से हमने आगे जाके देखी। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? वो जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है। इस रोस्ट्रम में क्या क्या डायरेक्ट मटेरियल होगा? सर लकड़ी है, इसके अंदर ये क्या कहते हैं इसको, जो कीलें लगी हुई हैं, और जो सर इसके अंदर समन बॉन्ड लगा होगा, वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन इसको बनाने में भी डीजल इस्तेमाल हुआ है, वो कहां गया सर? सर वो उस भट्टी में लगा है सर, वो जनरेटर में लगा है। ऐसा? अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताएं, तो डायरेक्ट मटेरियल तो मुझे समझ आ गया, जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है। मटेरियल यूज हुआ प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है। वो मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में यूज हुआ लेकिन प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है, वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसा? तो मुझे बताओ, आइंदा के बाद कोई पूछे डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है लेकिन प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल जरूर हुआ है, ऐसा? ये बात भेजे में बैठती है। मैं क्लास में कॉल करता हूँ। ओके देगा मैं भाई, ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर, वो मजदूर जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सुनो, इसके लिए मैं छोटी सी एक डायग्राम बनाता हूं। सुनो, ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है? फैक्ट्री में यहां मजदूर काम कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है जी। यहां पर कोने में एक बंदा मौजूद है, उसने कहा इस लड़के को नहीं बताना, इसको सिर्फ आने देना है। आप इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, बताओ। टीचर के साथ नहीं, ठीक है? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ सर, ये अच्छा इस बंदे के हाथ में एक डंडा है, ठीक है? और हाथ में कायम है, चलो जी। ये बंदा ना एक फोरमैन है, जिसको हम कहते हैं सुपरवाइजर। कौन है? सुपरवाइजर। अच्छा जी, सुपरवाइजर वो बंदा होता है जो इन सबको काम करवा रहा है, ठीक है जी। और कोई काम नहीं करा तो उसको डांट रहा है कि यार वक्त जाया नहीं करो, ऐसे काम करो, वैसे काम करो, गाइड कर रहा है ये बंदा, ठीक है? क्या ये बंदा खुद प्रोडक्शन कर रहा है? नहीं सर। अच्छा, इधर एक और बंदा बैठा है, ये बंदा बैठा है। अगर इस मजदूर के पास जो मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं खराब हो जाएंगी तो ये भागता हुआ आएगा, मशीन सही कर देगा। ये बंदा क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में एक्टिवली खुद प्रोडक्ट्स बना रहा है? नहीं, ये सिर्फ उसको फैसिलिटेट कर रहा है। कहीं मशीन खराब हो गई, नट बोल्ट टाइट करना होगा, ये पहुंच जाएगा। ऐसा? इधर ही फैक्ट्री के करीब में ही, फैक्ट्री के बिल्कुल बाहर एक कैंटीन है, एक बंदा पराठे बना रहा है, ठीक है जी, चाय बना रहा है। इसका काम क्या है? पराठे चाय बनाना। ये पराठे चाय किसको देगा? अंदर जितने लोग हैं,
क्या ये प्रोडक्शन जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है फैक्ट्री की उसमें को पार्टिसिपेट कर रहा? नहीं सर। एक यहाँ बाहर खड़ा है सर, ठीक है जी, ये बंदूक लेके खड़ा है, ये सिक्योरिटी गार्ड है किसका? इसी फैक्ट्री का। ये भी प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर रहा। मुझे बताओ इधर कितने टाइप के लोग आपको नजर आए? सुपरवाइजर, ठीक है जी सर, मशीन सपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है जी, फिर कैंटीन और सिक्योरिटी गार्ड, ऐसा। और ये सिर्फ ये मजदूर डायरेक्ट लेबर है, बाकी सारे मजदूर जो इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन को फैसिलिटेट तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर रहे। फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं? सुपरवाइजर हेल्प कर रहा है मजदूरों को, गलती नहीं करना, काम करो। वो कैंटीन वाला हेल्प कर रहा है चाय दे दे के ताकि ये चुस्त होके काम करें। मशीन सपोर्ट वाला ये भी हेल्प कर रहा है, सर अगर कहीं मशीन बंद हो गई तो पहुंच जाता सही करने के लिए। ये बंदा बाहर खड़ा है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो फैक्ट्री के अंदर। ये सारे लोग, कौन से सारे लोग? ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा और ये बंदा, ये प्रोडक्शन सेटअप को फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे। ये कौन से लेबर हो गए? इनडायरेक्ट लेबर हो गए। और सर जो मजदूर बजाते खुद अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहा है वो कौन है? वो डायरेक्ट लेबर है, ऐसा। अब बताओ सर, डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल हो, डायरेक्ट लेबर जो बजाते खुद प्रोडक्ट अपने हाथों से बना रहा हो, ठीक है जी। बाकी सर फैक्ट्री के अंदर और फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी मजदूर हैं, जितने भी लोग हैं, वो क्या है? वो इनडायरेक्ट लेबर है। तो सर मुझे बताएं, एक तो डायरेक्ट लेबर हो गया, एक इनडायरेक्ट लेबर हो गया। डायरेक्ट लेबर तो यहां गया, इनडायरेक्ट लेबर कहां चला गया? ऐसा कितने खर्चे हो गए फैक्ट्री के अंदर? 4। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या फैक्ट्री में बस ये 4 ही खर्चे होंगे? नहीं सर, और क्या होता है? चलो जी, फैक्ट्री का रेंट होता है, और सर फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, और सर नहीं, मार्केटिंग फैक्ट्री के अंदर नहीं होती ना, बाहर होती है। और एक बच्चा कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और सर इन 4 चीजों के अलावा जो भी खर्चा होता है उसको हम कहते हैं अदर ओवरहेड्स। क्या कहते हैं? अब बताओ फैक्ट्री में कितने टाइप के खर्चे होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो मटेरियल प्रोडक्ट में इस्तेमाल तो हुआ लेकिन ट्रेसेबल नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। फिर सर डायरेक्ट लेबर जो बजाते खुद प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, अपने हाथों से गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। इनडायरेक्ट लेबर वो मजदूर जो प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट तो कर रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर रहा। सर और बाकी सारे खर्चे सर वो अदर ओवरहेड्स में आएंगे। अदर ओवरहेड्स में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी है, फैक्ट्री का रेंट है, मे बी आगे एक आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, हाँ सर इंश्योरेंस करवाते खर्चा करना है सर, ठीक है जी। ये सारे खर्चे कहाँ आएंगे? फ्यूल की कॉस्ट, ये भी क्या है सर? कुछ इसको इनडायरेक्ट मटेरियल में भी डाल देते हैं, कुछ इसको अदर ओवरहेड्स में भी डाल देते हैं। मुझे बताओ ये क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत कि डायरेक्ट कॉस्ट हो, ओवरहेड्स हो, अलग अलग करने की क्या जरूरत? खर्चा तो खर्चा है, खर्चा तो खर्चा। हमारे घर में जब खर्चा होता है तो ये थोड़ी होता है कि इसकी ये चीज आई, उसकी वो चीज, खर्चा हो गया भाई, इतना का खर्चा है। नहीं सर, इन दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है। डायरेक्ट कॉस्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है और ओवरहेड्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग तरीके से होती है। दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क है, अकाउंटिंग करने में फर्क है दोनों में, ठीक है जी। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉस्ट डायरेक्ट है। फिर रिपीट कर रहा हूं, फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स कितने, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के डिपार्टमेंट्स कितने? 3 डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से? सर हमारे पास फैक्ट्री है, एडमिन है, और सर हमारे पास सेलिंग है। हमने फैक्ट्री डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री के डिपार्टमेंट में घुस गए। फैक्ट्री में कितने खर्चे नजर आ रहे हैं? 5 खर्चे। कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर ओवरहेड। जैसा ये बात समझ आती है? अब हम दूसरे डिपार्टमेंट में घुसने जा रहे हैं, किसमें? एडमिन। और फिर तीसरे डिपार्टमेंट में घुसने जा रहे हैं, किसमें? ये पहले कॉपी कर लो। जी मेरा बच्चा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा देखो, ये प्राइम कॉस्ट क्या होती है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होता है, ये हमने अभी तक सीखा ही नहीं, ये हमने नहीं सीखा अभी तक जी। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है वो जो प्रोडक्ट को डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है,
ठीक है जी। और इसके अलावा सारे खर्चे को हम क्या नाम दे देते हैं? ओवरहेड्स, जो सब पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, आगे जाके देखोगे ना, इन दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यही फर्क है। डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट को डायरेक्ट चार्ज होती है, ये वाली कॉस्ट अंदाजे से एलोकेट होती है। सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा है, एआरटीटी में सीए भी पढ़ाया जाता है, एसीसी भी पढ़ाया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड को हम तनख्वाह देते हैं, सीए की कितनी देते हैं, एसीसी की कितनी देते हैं? सर ये तो पता नहीं, अंदाजे से एलोकेट कर देंगे ऐसा। लेकिन टीचर को जो तनख्वाह देते हैं वो डायरेक्ट है, हमें पता है कि एक सब्जेक्ट का टीचर कौन है, तो डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट को एलोकेट होगी। हमने आगे जाके भी देखना है, ठीक है। मैं कोई ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं जा रहा, ताकि थोड़ा सा बेस बन जाए जी। सर फिक्स कॉस्ट रेंट के अलावा कोई और एग्जांपल है बेटा? 1000 एग्जांपल्स हैं, थोड़ा सा आगे जाने दो। इंश्योरेंस की प्रीमियम डायरेक्ट कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल है, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल है। हमारे बिल में एक पोर्शन आता है ना, चाहे आपका घर बंद भी हो तो बिजली का बिल आता है, क्यों? मीटर तो नहीं चल रहा होगा ना, बिजली बंद होगी तो मीटर किस चीज का चल रहा होगा? सर वो आपको कहता है कि जी मिनिमम रेंट आपने पे करनी, ठीक है जी, क्योंकि आपके घर में जो मीटर लगा है, जो तारें लगी हैं, वो डेप्रिशिएट होगी, उसके पैसे आपसे लेता है, ऐसा है। पैकिंग इनडायरेक्ट मटेरियल है। पैकिंग लेबर कैसे हो सकता है? सर सेमी फिक्स कॉस्ट क्या है, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है, थोड़ा सा आगे जाके बता रहा हूं। देखो मैं ना चीजों को बड़ा मैकेनिकली लेके चलूंगा, ठीक है, सारी चीजें एक साथ नहीं, जहां मुझे रेलेवेंट चीजें मिलती जाएंगी। मेरा ना, मैं 14 साल से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ये 15वां साल है, मुझे पता है कि आपके जहन को कैसे लेके चलना, ठीक है। मैं रट्टा नहीं लगवाऊंगा, तो सुकून से बैठना सेट है कि सारी चीजें मैं पहले दिन बोर्ड पे लिख दूं और कहूंगा याद कर लो इसको, नहीं, तरीके से लेके चलेंगे। डन, बढ़े हम आगे। अच्छा जी, बढ़ जाए। लिख लिया? कितने लोगों ने नहीं लिखा अभी तक? तो लिखो ना भाई, मैं कह रहा हूं लिख लिया, जवाब ही नहीं दे रहे। मशीन परचेज कर रहे हैं तो ओवरहेड्स में जाएगी। मशीन खर्चा एक्सपेंस नहीं है, मशीन एक एसेट है, ठीक है जी। आप अज्यूम करो हाँ जाएगी अभी, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट इन पीरियड के बाद क्या मतलब? सेलिंग प्राइस और सेलिंग कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? मुझे एक बात बताओ, एक जूते की दुकान है मेरे अब्बा की, उसमें मैंने एक बंदा बिठाया हुआ, मैंने कहा जितने जूते बेचोगे 50 रुपए तुम्हें दूंगा। जूता 600 रुपए का बिक रहा है, तो 600 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस। और जो मैं कमीशन दे रहा हूँ वो क्या है? अच्छा, रॉयल्टीज। बिल्कुल बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल है, मैं जानबूझ के नहीं दिए। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, आराम आराम से। अभी हम कराची में, अभी हैदराबाद पहुंचेंगे, फिर हम कोटरी पहुंचेंगे, पता नहीं ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी अदर ओवरहेड्स में जाती है, बिल्कुल। फैसिलिटेट करती है, उसकी वजह से प्रोडक्ट बनती है। अच्छा, मैं फिर उर्दू जुबान में एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फैक्ट्री में जितने खर्चे होते हैं ना, वो प्रोडक्शन के लिए ही हो रहे हैं। अब एक बंदा कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोडक्शन के लिए लग रही है, तो ओवरहेड में क्यों डाल रहे हो? तो भाई मैं कह रहा हूँ, एक चीज है डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट में मौजूद है, एक वो मजदूर है जो प्रोडक्ट बना रहा है, इसके अलावा सारे खर्चे क्या है? ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल किसके लिए लगता है? प्रोडक्शन के लिए लगता है। इनडायरेक्ट लेबर किसके लिए लग रहा है? प्रोडक्शन के लिए लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए लग रही है? बस हमने उसको एक डब्बे में डाल दिया, क्या नाम दे दिया उसको? ओवरहेड्स नाम दे दिया, ठीक है जी। बड़े आगे सारे जो खर्चे तुमने यहाँ देखे वो किसके लिए मेरे बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग के लिए जी। अदर ओवरहेड्स एक्सप्लेन कर दें उर्दू जुबान में। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा बाकी जो खर्चा है उसका नाम क्या है? ओवरहेड्स है। उसका नाम क्या है? ओवरहेड्स है। सर ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? मतलब नहीं है। ओवरहेड्स का मतलब है, टेक्निकल डिस्कशन में मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं इसलिए थोड़ा सा उसको अवॉइड कर रहा हूं। नहीं, अभी बताओ, अभी बताओ सर। तो बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा अम्मा अब्बा से पूछ रहे मैं कैसा है दुनिया, तो माँ बाप क्या बताएंगे? तुम्हें फरिश्ते लाए थे दुनिया में, और क्या बताएं? अभी रुक जाओ यार। एमएसडी मशीन सपोर्ट डिपार्टमेंट, हमने भी मान लिया था ना। हम लड़ रहे होते थे, एक दोस्त कहता था नहीं मेरी अम्मी को तो मैं बाग में मिला था, हम कहते थे नहीं हमें तो परी लाई है, ठीक है। आगे बढ़े हम दोस्त। हाँ अभी तुम यही समझो सैयद मुनीब, अभी यही समझो मेरे बच्चे जी। इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि ये एक पैकिंग मटेरियल है, और आमतौर पे पैकिंग मटेरियल को हम क्या कंसिडर करते हैं? इनडायरेक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। बिस्किट के अंदर ट्रेसेबल,
अच्छा एक चीज और सुन लो, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कह रहा? हाथ देखो, मैंने किसी जगह भी नहीं कहा डायरेक्ट मटेरियल वो है जो हाथ में आ जाए। ये मैंने नहीं, ठीक है। अभी हमने, अच्छा तीनों में कौन सा डिपार्टमेंट अहम है? डिपार्टमेंट अहम और गैर अहम का मसला इस वक्त नहीं, हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं। लेबर की सैलरीज, सवाल क्या है इसमें समी? अच्छा सुनो जरा दोस्त गौर से, सुनो 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 सुनो। देखो आगे जाके हम एक चीज पढ़ेंगे जहां पर कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा। मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कीलें लगी हुई, कीलें लगी है ना? कीलें क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है। मैं कहूंगा ये इनडायरेक्ट है। आप कहोगे ये क्या बकवास है? मैं कहूंगा वो डायरेक्ट मटेरियल जो बहुत छोटी वैल्यू का होता है उसको भी इनडायरेक्ट ट्रीट कर, आगे आएगा ना चीज। अब मैं अभी से बताना शुरू करूं, यहाँ क्लास में क्या होगा? कॉन्सेप्ट खराब हो गया सर, वापस से बताएं डायरेक्ट क्या है? जो हाथ में आ जाए या जो खाते हुए मुंह में आ जाए, तो इस वक्त नहीं, ठीक है? तो आप कॉन्सेप्ट को खराब नहीं करना, पहले बेसिक समझा दें, फिर उसके बाद हम एक्सेप्शंस ले आएंगे, ठीक है? अच्छा जी, एक बच्चा कह रहा है सर अगर हमने कोई मशीन खरीदी वो डायरेक्ट वो किस जगह जाएगी? फिल वक्त ये अज्यूम कर लो इन दो चीजों के अलावा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी खर्चा है वो कहां जाएगा? वो ओवरहेड्स में जाएगा, खत्म, ठीक है जी। ये सारे खर्चे आपने पढ़े कहाँ गए? ये फैक्ट्री के अंदर गए, ठीक है? ये सर हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल पे जो भी एडिशनल है वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट मटेरियल पे जो भी एडिशनल है, क्या मतलब? पैकिंग मटेरियल की बात कर रहे हो? हाँ, आगे बढ़ जाओ। देखो एक चीज का ना, एक चीज की एक वैल्यू होती है, ठीक है? एक नॉलेज की एक वैल्यू है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना मैंने नहीं सिखाना आपको, मैं सिर्फ आपको बेसिक्स ये बताना है कि यार डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट लेबर क्या है। मैं कह रहा हूं उसके अलावा फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है, सर हम फैक्ट्री में ना पुलिस वालों को भत्ता भी देते हैं, क्या ये ओवरहेड्स है? सर हमारी फैक्ट्री से धुआं निकलता है, ठीक है जी, और धुआं हवा में जाता है, हर दफा एक बंदा आता है कहता है आपकी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, 5 लाख रुपए भत्ता दे दें, या 5 लाख रुपए का जो है वो रिश्वत दें, नहीं तो मैं आपकी फैक्ट्री बंद करा दूंगा, हम वो भी दे देते हैं। ये भी क्या है? अब इसके बारे में ट्रेस करना कि ये क्यों ओवरहेड्स है, अभी नहीं, इस इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है अभी हमारे लिए, आगे जाएंगे हमने डिस्कस करना है, ठीक है जी? बड़े हम आगे। सर आपने कहा था ना सवाल पूछो, तैयारी पकड़े हम हैं। मुझे एक बात बताओ, एक चीज है एडमिन, एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट और सेलिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों में फर्क क्या है? सेलिंग डिपार्टमेंट चीजों को बेचने में पूरा फोकस करेगा, और एडमिन डिपार्टमेंट रिकॉर्ड रखना, कानूनी कार्रवाई करना, ये सारे मामला मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के अलावा कंपनी के जो मामला हैं वो कहाँ होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ बैठते हैं? एडमिन डिपार्टमेंट में। ऐसा ऑडिटर्स कहाँ बैठते हैं? ऑडिटर्स जो कंपनी का ऑडिट करने आते हैं एडमिन डिपार्टमेंट में बैठते हैं। मार्केटिंग वाले कहाँ बैठते हैं? सेलिंग डिपार्टमेंट में बैठते हैं। सर एडवर्टाइजिंग के खर्चे कहाँ से होते हैं? सर कस्टमर को जा जाके घेरना, उनको उंगली करना, खर्चा कहाँ से होगा? सेलिंग से होगा। ऐसा इनमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कॉस्ट, ये सारे की सारी कॉस्ट, ये सारे के सारे खर्चे एक ही नाम से याद रखे जाएंगे, किससे? नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। क्या चीज? नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, पक्का? अच्छा जी, मेरे प्यारे बच्चों, बड़े एक स्टेप और बढ़ जाए आगे। अच्छा जी सर, मैंने आपसे कहा था कि सर हमारी कॉस्ट की जो क्लासिफिकेशन है ये पूरी जो हमने अभी देखी, मैं इसकी अगर यहाँ समरी बना दूं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में दो किस्म की कॉस्ट इनकर होती है। कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दो टाइप की है, कौन सी? डायरेक्ट और ओवरहेड्स। सर डायरेक्ट में दो चीजें आएंगी, कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और इसके अलावा सब कुछ यहां आ जाएगा। दिस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, दिस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट लेबर, दिस इंक्लूड्स
अदर ओवरहेड्स। सर नॉन मैन्युफैक्चरिंग के दो खर्चे हैं, कौन कौन से? एडमिन और ऐसा बहुत जमाने पहले एग्जामिनर ने कहा था कि बहुत जमाने पहले, इवन जब मैंने भी पेपर नहीं दिए, मैंने पेपर दिया 2004 में, शायद आप उस वक्त पैदा भी ना हुए। ठीक है जी, हो गए थे 2002 में कितने लोग पैदा हुए? 2002 से पहले? अच्छा चलो, दुनिया में थे तुम लोग। चलो यहाँ देखिए, 2002 में मैंने सीए शुरू किया था। ठीक है जी, तुम 2004 में पैदा हुए ना। तो जब ये पैदा हुआ था तो उस वक्त मैं मॉड्यूल डी में था। ये मेरा भतीजा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, हाँ, ये इसको हमने अब्बा की तरह पाला है। तो जूते भी बहुत मारे हमने। अभी नई नई चीजें भी पता चल रही हैं यहाँ पे आज, तो हमें पता नहीं थी। खैर बच्चे समझते हैं हम सुट्टे उट्टे मारते हैं, हमारे घर वालों को पता ही नहीं पड़ेगा, हैं? हमें हमारे अब्बा ने कहा था 2 सिग्नल दूर जाके पिया दो। इसको भी मैंने वही मशवरा दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ो जी। आपकी एज क्या है बेटा? आप फायदा नहीं है कुछ, ठीक है ना, फायदा नहीं। यहाँ देख, 2 शादियां हो चुकी है मेरी, अब बताऊंगा तो फायदा नहीं किसी को। चलो जी, हैं? यार आप यकीन करो, मैं किसी जगह जाता हूँ ना, अभी आईकैप में इलेक्शन वगैरह हुए तो लोग मुझसे पूछ रहे थे एजेंडा के बारे में, आप क्या तब्दीली लाएंगे आईकैप में, तो मैं पूरा उस सेमिनार में अपने एजेंडा पॉइंट्स पे बात करता रहा। लेकिन एक मेजॉरिटी लोग आके मुझसे एक ही सवाल पूछते रहे, यार दूसरी शादी कैसे की? मैंने कह रहा हूँ इदारे के लिए बात हो रही है, इस वक्त 10,000 क्वालिफाइड मेंबर्स को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, आईकैप का इलेक्शन है। ठीक है जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो है वो बजट प्रपोजल्स आईकैप की तरफ से जाते हैं, इतने बड़े इदारे के बारे में अच्छा जी, मेरे बच्चों आवाज आ रही है? अब आ रही है? अच्छा जी, सुनिएगा दोस्त, सुनो मेरे बच्चों, ये जो आपने क्लासिफिकेशन अभी देखी है, ये किसके हिसाब से? नेचर के हिसाब से। किसके हिसाब से? नेचर के हिसाब से। कौन सी कॉस्ट किस डिपार्टमेंट में इनकर हो रही है, इस हिसाब से आपने क्लासिफिकेशन की कॉस्ट की। डायरेक्ट मटेरियल कहाँ इनकर हो रहा है? फैक्ट्री में। इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ इनकर हो रहा है? फैक्ट्री में। एडमिन कॉस्ट कहाँ इनकर हो रही है? एडमिन डिपार्टमेंट में। सेलिंग कॉस्ट कहाँ इनकर हो रही है? अब मेरे बच्चों, मैं कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कर रहा हूं बिहेवियर के हिसाब से। बताओ, बिहेवियर के हिसाब से 2 ही टाइप की कॉस्ट है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, एक वेरिएबल और एक, अच्छा एक आगे आप जाके सीखोगे सर चीजें, स्टेप वेरिएबल कॉस्ट या स्टेप फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, और सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मैं भी उसमें नहीं जाना चाह रहा, वो इसी वेरिएबल और फिक्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है। मुझे एक चीज ये बताओ सर, अगर मैं आपसे कहता हूं जनाब, गौर से सुनना, मैं यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं सर एक चीज के, 0, 100, 200 और 300, और मेरा खर्चा आ रहा है, खर्चा कॉस्ट 0, 10,000, 20,000, और मैंने एक प्रोडक्ट के 100 यूनिट बनाए, खर्चा कितना आया? 10,000। खर्चा कितना आया? जब आपने यूनिट को डबल किया तो कॉस्ट डबल हुई, खर्चा बढ़ गया। सर मैंने 100 केक बनाए, 10,000 रुपए के अंडे कंज्यूम हुए, उस पर 100 केक बनाए, 10,000 रुपए के अंडे लगे, केक डबल कर दिए, 200 बना दिए, अंडे भी क्या हो गया? डबल हो गया, खर्चा डबल हो गया। सर मैंने कॉस्ट 3 गुना कर दी, यूनिट 3 गुना कर दिए, तो कॉस्ट भी, ये कौन सी कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की निशानी क्या है?
नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने के साथ साथ ये इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। ऐसा आप जितने यूनिट बढ़ाओगे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। फिर सर एक और कॉस्ट है, मैंने कोई यूनिट नहीं बनाया तब भी 50,000 की कॉस्ट आई। ये हमारा रेंट है, रेंट, रेंट और रेंट। एक दफा आया कोविड, सब बंद हो गया, और कोविड आया था तो उस वक्त ICAP के एग्जाम हो रहे थे। वो एग्जाम भी बड़ी मुश्किल से कंडक्ट हुए और ICAP क्या पूरा पाकिस्तान बंद हो गया जी। हम यहाँ आगे बैठ गए टेंशन में कि यार अब आगे इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा। कोविड से 6 महीने पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पैर में चोट आ गई थी मेरे, तो मैं बैठ के पढ़ाता था। तो मैंने यही लैपटॉप लेके इसी तरह प्रोजेक्टर पे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि यार अगर ऑनलाइन पढ़ाएं तो इससे फायदा हो जाएगा। कोविड में हम सोच रहे थे कि यार हालात बहुत बुरे, हम गए अपने मालिक मकान के पास जिसकी जगह ये, हमने कहा यार भाई हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए, अब नहीं आएंगे, पता नहीं क्या होगा, आप हमारा रेंट आधा कर दो। उसने कहा सॉरी सर, मेरा रेंट आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड ही नहीं करता, मेरा तो रेंट डिपेंड करता है टाइम पे। आपने तो मेरी जगह घेरी हुई है तो आपको तो रेंट देना है। अब माशाल्लाह ट्रक भर भर के बच्चे आ रहे हैं, अब वो हमारे पास आ रहा है, रेंट बढ़ा दो। हमने क्या कहा, रेंट तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे बेस, मुझे बताओ रेंट कौन सी कॉस्ट है। तो मुझे बताओ आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपकी कॉस्ट अपनी जगह पे कायम व दायम है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ेगी। फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी, जो अब तमाम नंबर ऑफ यूनिट्स पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब सुनो 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 मेरे बच्चों, ऊपर जो आपने चीजें पढ़ी, ऊपर जो आपने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ी, ऐसा वो किसके हिसाब से थी, नेचर के हिसाब से। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड्स, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। नीचे आपने इसी कॉस्ट को पढ़ा किसके हिसाब से, ऊपर की बहुत सारी कॉस्ट वेरिएबल है, ऊपर की बहुत सारी कॉस्ट फिक्स्ड होगी। ऐसा तो मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में मुझसे ये नहीं पूछेगा कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बताओ, जहन में बैठ गई क्या, क्या डायरेक्ट लेबर फिक्स हो सकता है, हाँ तनख्वाहदार मजदूर होते हैं, डायरेक्ट लेबर को आप पर यूनिट के हिसाब से भी पे कर सकते हो, जितने यूनिट बनाओगे। मिसाल के तौर पर हमने एक नीचे चाय बनाने की जो है वो ठेला लगा दिया, और जो चाय बनाने वाला था उसको हमने कहा जितने चाय के कप बनाओगे 2 रुपए तुम्हारे पर कप, तो लेबर की कॉस्ट क्या हो गई। और हमने चाय वाले को कहा फिक्स तनख्वाह 40,000 रुपए फिक्स। अब क्या है सर, इसका मतलब है कॉस्ट को, सारी की सारी कॉस्ट या तो वेरिएबल होगी या फिक्स होगी। कॉस्ट होती कौन कौन सी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, अदर ओवरहेड्स, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। ये सारे के सारे खर्चे या तो वेरिएबल होंगे या फिक्स होंगे, ऐसा है, या वेरिएबल होंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारे के सारे या तो मर्द होंगे या औरतें होंगी। बात एक ही है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मर्द भी हो सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सर ऊपर जितने खर्चे हैं वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं, ऐसा। अब बताओ अगर मैं इस हद तक समझाने में कामयाब रहा हूं कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर क्या है, अदर ओवरहेड्स इन सारे खर्चों के अलावा है, सर फिर एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट क्या है, सारे के सारे खर्चे या तो वेरिएबल होंगे या, वेरिएबल की निशानी जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे बढ़ता जाएगा, और सर फिक्स कॉस्ट अनचेंज रहेगा। ये बात भेजे में बैठती है, ये कॉपी करने की जरूरत है या मैं डायरेक्ट जाऊं ब्रेक इवन के चैप्टर में, पक्का ये कॉपी नहीं करना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब आओ जरा प्यारे भाई सुनो प्लीज। हमारी क्लास कितने 4 बजे तक है, 5 बजे तक। यार मतलब तुम लोगों को मजबूरी में पढ़ना पड़ता है ना। नहीं मैं तो एक ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं तो मजबूरी में पढ़ा था, मेरे बाप के पास पैसा होता मैं कभी नहीं पढ़ता। हाँ हाँ हकीकत बात यही है यार,
मैं बिजनेस करता, अच्छा बड़ा बिजनेस बना लेता है। अच्छा सुनो, अल्लाह ताला ने सर सम कॉस्ट आर वेरिएबल बट नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हाउ कैन वी से कि वो वेरिएबल है? जी, अल्लाह ताला ने 75% रिस्क तिजारत में रखा है, 25% रिस्क मुलाजमत में रखा है, ठीक है जी। और जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आता है ना हमारे यहाँ, वो बंदा बैठता है, क्या नाम है उसका, नजर चाचा। नजर चाचा सबको एक ही पार्ट पढ़ाते हैं, आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए होगी। जहन में पहले बैठ जाता है, यकीन करो मैं अंदर बैठ के हंस रहा होता हूँ। आपके पास एक जो है वो ऑडी गाड़ी होगी, ठीक है जी, और माशाल्लाह पैसा ही पैसा होगा, आप पैसे रख रख के भूल जाएंगे कि मैंने कहाँ रखे थे हैं। और मैं अंदर सुन रहा होता हूँ, मैं बाहर है, मैंने कहा ऐसे हालात तो हमारे भी नहीं है भाई, क्या बेच रहा है भाई तू। लेकिन लोग कहते हैं सुन के अच्छा लगा है। अच्छा चलो सर, प्लीज बोर्ड में देखिएगा, गौर से देखिएगा सर, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मुझे बताओ, एक यूनिट हम एक चाय का कप बना रहे हैं, कितने का बेचते हैं हम उसको? 25। चाय का कप बनाने पे मटेरियल लगता है कितने का? 10 रुपए का। तमीज हमने इसमें नहीं रखी, डायरेक्ट कितना है इनडायरेक्ट कितना है, ठीक है जी। मटेरियल लग रहा है कितने का? मटेरियल में क्या आता होगा? चाय पत्ती, चीनी, दूध, ठीक है जी। 2 रुपए हमसे मजदूर लेता है। ये कौन सा मजदूर है? जो चाय बना रहा है, चमचा घुमा टक करके मारता है ऐसा। फिर 3 रुपए हमारा ओवरहेड है। 3 रुपए ओवरहेड का मतलब गैस वैस, पानी, तेल, बिजली जो भी है, 3 रुपए लग जाता है ऐसा। एक कप बनाने पे खर्चा कितना आता है? एक कप बनाने पे खर्चा कितना आता है? एक कप बनाने में 45,000 खर्चा आता है। कौन सा कप पीता भाई तू? अच्छा जी, एक कप बनाने पे खर्चा कितना? 15,000 का। 15,000 रुपए का, 15,000 का खर्चा नहीं, 15 रुपए का खर्चा है। बेचते कितने में? सर मैं एक कप चाय का अगर बेचूं ना 25 रुपए में, सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्यों कह रहे हैं आप इसको? आप 2 कप बनाओगे, मटेरियल डबल हो जाएगा, मजदूर भी सर दुगने पैसे मांगेगा, गैस भी आपकी ज्यादा लगेगी। 3 कप बनाओगे और बढ़ जाएगा। एक और छोटा सा खर्चा इधर, 40,000 रुपए फिक्स ओवरहेड्स। चाहे आप एक भी कप ना बनाओ, 40,000 रुपए का खर्चा इनकर होता रहेगा। ये हमारा रेंट है, अज्यूम करो। अब बताओ, उसमें से 3 खर्चे वेरिएबल हैं, एक खर्चा फिक्स है। सर आपको कैसे पता चला फिक्स? एक उसके साथ लिखा हुआ भी है, ठीक है जी। और दूसरा सर हमें बात पता है कि पर यूनिट इनकम नहीं हो रहा, ठीक है जी। नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाने से चेंज, वेरिएबल खर्चे कितने? 3। इसका मतलब है हर एक का 25 का बिकेगा, 15 का बनेगा, हमें कितने रुपए बचेंगे? ये 10 रुपए कहलाते हैं मेरे बच्चों कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये क्या कहलाते हैं? यानी सर सेल्स प्राइस का वो हिस्सा जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच जाए। कितने का एक कप बेचा? 25 रुपए का। 25 रुपए मिले, हमने 10 रुपए दे दिए मटेरियल वाले को। ये लो भाई, तुमने दूध, चाय पत्ती, चीनी प्रोवाइड की, आपके 2 रुपए मैंने दे दी किसको? लेबर को। ये लो भाई, आपने चाय बना के दी, थैंक यू वेरी मच। 3 रुपए वाले ने दे दिए, 3 रुपए एसएसजीसी को दे दिए, थैंक यू वेरी मच जी, आपने गैस प्रोवाइड की। कितने रुपए मेरी जेब में बचे? 10। ये मैं जमा करूंगा, घर नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने 3 खर्चे तो पूरे कर दिए, चौथा खर्चा मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो चौथा खर्चा कौन सा है सर? वो कितनी है? 40,000 डिवाइडेड बाय, सुनो सुनो सुनो, 4,000 यूनिट नहीं बेचोगे तो आप सर लॉस में रहोगे, ऐसा। 4,000 यूनिट हमने कम से कम बेचने मेरे बच्चों, किसके लिए? ऐसी सिचुएशन के लिए कि हम, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको अपने सारे खर्चे सेल्स से कवर करने। हाँ, सेल्स ने 3 खर्चे जब कवर किए तो क्या आ गया? इस खर्चे ने अभी चौथा खर्चा भी, इस सीएम ने अभी चौथा खर्चा कवर करना है। वो कौन सा खर्चा है? फिक्स कॉस्ट। सीएम में कौन कौन से खर्चे कवर हो गए? वेरिएबल, मटेरियल के पैसे दे दिए हमने, लेबर के पैसे दे दिए, ओवरहेड्स के पैसे दे दिए। अब एक खर्चा बचा हुआ, कौन सा? सर अब वो एक कप से खर्चा पूरा नहीं होगा। एक कप हमने बेचा 10 रुपए मिले, हमने कितने कवर करने? 40,000। कितने कप बनाऊं कि ये वाला खर्चा भी कवर हो? अब
अब बताओ 4000 कप में बेच चुका हूँ, अब मैं सुकून से बैठा हूँ, अब मेरे दुकान का किराया पूरा हो चुका है, अब मजीद को खर्चा आएगा आगे? हाँ आएगा ना, कब बनाने पे तो खर्चा आएगा ना, वेरिएबल कॉस्ट तो इनकर होती रहेगी ना। ब्रेक इवन पे कौन सी कॉस्ट कवर हो गई? पूरी पूरी कवर हो गई। अब आगे कब जो बनाएंगे हम उस पर मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, ओवरहेड्स भी लगेंगे, लेकिन अब किराया मजीद नहीं आएगा, वो कवर हो गया। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, 4000 यूनिट को मैं क्या नाम दूं? सर 4000 यूनिट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मैं अपने तमाम होटल वालों को बिठा के बात कर रहा हूँ, तमाम होटल में चाय बनाने वाले, बेचने वाले, तमाम लोग सुन लो, मर जाना लेकिन 4000 यूनिट से कम नहीं बेचना। 4000 कप से कम बेचे ना तो हम लॉस में चले जाएंगे। पूरा जोर लगा दो और 4000 कप से ज्यादा बेच के दो तो हम कुछ ना कुछ पैसे अपने घर लेके जा पाएंगे। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। अब बताओ सर, अगर मैं आपको ये इस तरह पढ़ाता कि बेटा आप एक काम करें, फिक्स कॉस्ट ऊपर रखें और कंट्रीब्यूशन मार्जिन नीचे रखें, ये साइड में से ब्रेक इवन आ जाएगा, मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करता। आपको लॉजिकली क्लियर हो गया? कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद जो बच गया वो है, ठीक है जी। और सर अब इसने क्या कवर करना है? फिक्स कॉस्ट कवर करो, जिंदगी सुकून में। पक्का? अब अगर मैं आपको मजीद सवाल दूं, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दे दोगे? ऐसा है? चलिए कॉपी करनी, शाबाश। रमजान के बाद देखेंगे, यहाँ देख लो जो इमीडिएट मसला है वो देख लें। पीएनएल बना देता हूँ। अच्छा चलो सुनो 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 मेरे प्यारे बच्चों, सुनो सुनो मेरे प्यारे भाई, सुनो जी मेरा बच्चा। किसको डिवाइड करें सेलिंग प्राइस से? 4000 फिक्स कॉस्ट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करें तो जो चीज मैं बना रहा हूं उस पर खर्चा आया या नहीं आया? या पूरी सेलिंग प्राइस में जेब में घर ले जाऊंगा? आएगा ना, आगे भी आएगा। हम कब कह रहे हैं कि ब्रेक इवन के आगे जो है वो आप जो सेल्स करोगे वो प्रॉफिट? हमने तो नहीं कहा बिल्कुल भी। ब्रेक इवन के आगे जो तुम चीजें प्रोड्यूस करोगे वो कॉस्ट तो कवर करनी है ना तुमने। 4000 पे ब्रेक इवन आ रहा है, 4000 के बाद जो पहला यूनिट बेचोगे घर कितने पैसे लेके जाओगे? सिर्फ 10 रुपए, 25 रुपए नहीं, सिर्फ। क्योंकि ब्रेक इवन के बाद भी तो मटेरियल आएगा ना, चाय में या फूंक मार के चाय बनाएंगे, तेल तो लगेगा ना उसके बाद। अच्छा जी सर, आप FAR2 पढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं 100% FAR2 पढ़ाऊंगा, पूरा पूरा कोर्स। यहाँ देख लो बोर्ड, बड़े आगे मेरा भाई, अल्लाह के वास्ते बाजीज फोकस, ठीक है। यहाँ देख लो सर, देखिए हमारे पास एक छोटा सा डब्बा है सर, मैं 1 यूनिट बेचता हूँ कितने में? 25 में। कितने रुपए का खर्चा आता है सर इस यूनिट को बनाने और बेचने पर? कितने बच जाते हैं? ये 10 रुपए इस डब्बे में जाना शुरू होते हैं। इस डब्बे का नाम है फिक्स कॉस्ट। जब ये डब्बा 10 रुपए से फुल हो जाता है, अब ओवरफ्लो करना शुरू होगा। ओवरफ्लो करेगा तो एक और डब्बा हमारे पास है, इसका नाम है प्रॉफिट। अब इस डब्बे में पैसे गिरना शुरू होंगे कब? जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आप फिक्स कॉस्ट कवर कर लें। बताओ ब्रेक इवन के आगे जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कमाऊंगा वो मेरा क्या होगा? बताओ ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे आ रहा है? 1 यूनिट उसके बाद प्रोड्यूस करूंगा तो 10 रुपए घर लेके जाऊंगा, 25 नहीं 10 रुपए। 25 क्यों नहीं? सीधी बात है, ब्रेक इवन के आगे भी तो चाय में चीनी डलेगी ना, या ब्रेक इवन आने के बाद हम फूंके मारेंगे और चाय का कप बनेगा? ऐसा तो नहीं है ना, ये सारे खर्चे तो उसके बाद भी इनकर होते रहेंगे। ब्रेक इवन का कौन सी कॉस्ट इनकर नहीं होगी, उसको कवर होगी, खत्म। ऐसा सर आए जरा एक छोटा सवाल मुझे और करके दे। बेटा मैं सवाल यहाँ छाप दूंगा फिर बड़ा कर दूंगा। अब सही है? सर रमजान में क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दें। सीए के स्टूडेंट्स यार इस तरह की ख्वाहिशात नहीं रखते बेटा।
हैं किसको, यंगस्टर्स को? अच्छा एक दवा हमने यहाँ बहुत जमाने पहले को 2013 में ये इंस्टीट्यूट खोला, 14 में हमने कॉन्सर्ट करा दिया, ठीक है, सिंगर बोला हमने कॉन्सर्ट करा दिया, तो भाई फुल प्रोपेगेंडा शुरू। तो माँ बाप आए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, बोले बच्चे को वहां भेज रहे हो, उधर तो फुल नाच गाना चल रहा है। हम पशेमान हो गए, हमने कहा ये क्या कर दिया हमने। आप यकीन करो, फिर उसके बाद हमने कवाली नाइट रखी, उस पर जलील हुए हम, यार ये क्या नाच गाना चल रहा। अब खुद कवालियां करा रहे सब, अब सब कवालियां करा रहे हैं, मिलाद कराते ना तब भी मसला होता, मुझे पता है ना। एक दफा बड़ा जबरदस्त सीन हुआ, मैं अपने रूम में शीशा वीशा रख के पीता हूँ, तो अब तो खैर बंद कर दिया मैंने, ठीक है। शीशा रखा हुआ था, तो एक बच्ची के पेरेंट्स आ गए। अब वो मुझसे बात भी कर रहे हैं, शीशे को भी देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, शीशे को भी देख रहे हैं। मैंने कहा यार ये गलत हो गया। मैंने कहा कि सर ये हाल है, देख लें कि हमने एक बच्चे का भी बैग से शीशा पकड़ा, ठीक है ना, ये हाल है, ठीक है जी। अब क्या करें, बच्चों का ये हाल है, शीशे लेकर आ रहे हैं, कहते हैं हाँ ऊपर आप देखें वो कोयले का जो है वो भी पड़ा हुआ है। मैंने कहा ये ऊपर क्लास में पी रहे थे, हम निकाल के लेके आएंगे, ये हाल है, देख लो। अच्छा वो शीशा इस रूम में आ गया, लोग पीते रहे, शाम में वो फारिग हो गया, टीचर और असिस्टेंट तो पीते रहे। फिर एक दफा कोविड में जब सब कुछ बंद था, तो सारे इंस्टीट्यूट्स पे छापे लगे। वो टीम तबानीज में छापा मारने के बाद, यहाँ पीछे केनेस में छापा मारने के बाद यहाँ आ गई। अब यहाँ गई तो सारी जगह चेक कर ली, निकलो भाई बच्चों को निकालो। इस रूम पे आकर दरवाजे पे नॉक किया, वो अंदर से लॉक था, और अंदर जो बैठा हुआ था उसकी हटी हुई थी। उसने कहा जा भाई यहाँ से, पीने दे थोड़ी देर। उसके बाद वो पुलिस वाले अंदर घुसे, शीशा कब्जे में किया, और ARY पे न्यूज आई। वो अल्लाह का शुक्र है किसी ने देखी नहीं, ठीक है जी। छापे के दौरान इंस्टीट्यूट से शीशा बरामद। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है यार लोगों ने देखे नहीं, तो वो डायरेक्ट सी स्टार पे आती। खैर मैं डिलीट कर देता, मैं मॉडरेटर हूँ उसका। चलो जी, यहाँ देख लो दोस्त, सर एक कंपनी का फिक्स ओवरहेड्स 1,20,000 रुपए, फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स, ये क्या होता है यार? भाई हमारी फिक्स कॉस्ट है, हम अपने सेल्समैन को सर 24,000 रुपए साल के फिक्स पे करते हैं, चाहे वो कोई यूनिट बेचे या ना बेचे, ऐसा फिक्स हम पे करते हैं। 1,20,000 का एक फिक्स खर्चा है, चाहे यूनिट बने या ना बने। 24,000 का एक फिक्स खर्चा है, चाहे यूनिट बिके या ना बिके। सर 3 हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 24 रुपए, इसमें क्या क्या आ रहा होगा, मटेरियल, लेबर, सब कुछ, ठीक है। फिर ये क्या है, सेलिंग कॉस्ट, कमीशन, 2 खर्चे हैं वेरिएबल सर। फिर सेलिंग प्राइस है कितने की, मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो शाबाश। अच्छा मैं फिर एक बात बता दूं, मेरी क्लास में मैं सबसे आखिर में जवाब देता था, और 90% टाइम नहीं देता था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो गया, जो सबसे पहले जवाब देता था वो फेल हो गया। तो ये मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ जो एकदम से देखते हैं, मैंने तो देखा ही नहीं है, सवाल का जवाब आ गया, मैं तो कोई बहुत ही बड़ा फजूल आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। आप अभी अटेम्प्ट कर लें, मैं बैठा हूँ आपके लिए, शाबाश। बगैर डिस्कशन के, बगैर डिस्कशन के। चलो जी, बड़े हमारे दोस्त, सर एक चीज पूछनी है, कॉस्ट को ऐड करके ब्रेक इवन, सब कॉस्ट को ऐड करके ब्रेक इवन निकाल ले। यार एक बात बताओ, सुनो, क्या फिक्स कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट ऐड हो सकती है? फिक्स कॉस्ट एक, मतलब फिक्स कॉस्ट पूरे साल की है, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की है, कैसे ऐड करूंगा उसको? अब बताओ सर मैं क्या करूं, कैसे निकालूं ब्रेक इवन?
सेलिंग प्राइस कितना? सर मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने की? हाँ हाँ, आप चारों तीन दोनों को ऐड कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितना? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 6। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 एक और 24,000 एक। इन दोनों को ऐड करके मेरे बच्चों में 6 से डिवाइड करूं तो कितना? 2 लाख। अच्छा, 24,000 यूनिट्स पे हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। उसका उर्दू में मतलब क्या है कि अगर आप 24,000 यूनिट बेच दें तो इंशाल्लाह ताला आप घर कुछ नहीं लेके जाएंगे। हाँ, इससे ज्यादा बेचोगे तो, और इससे कम बेचोगे तो घर से और लेकर आना पड़ेगा, ऐसा। अब एक काम करते हैं सर, हम इसको जरा सा इस तरह भी निकाल लेते हैं। 24,000 यूनिट में बेचूंगा, हर यूनिट कितने का बेचता हूँ? हर यूनिट कितने का बेचता हूँ? 36 का। तो 24,000 इंटू 36 कितना आ रहा है? 860। पक्का? सर मेरे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 24,000 यूनिट अगर बनाऊं, 24,000 यूनिट अगर बनाऊं, 24,000 यूनिट अगर बनाऊं और हर यूनिट पे 24 रुपए पे करूं तो मैं कितना पे कर रहा हूँ? 570। सर फिर कमीशन पे करना है मैंने, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कमीशन। सर मैं 24,000 यूनिट बना रहा हूं सर, हर यूनिट पे मैं 6 रुपए का क्या पे करूंगा? कमीशन। कितना? 1,24,000। 144,000। 44 नहीं बोलो भाई, ये बर्गर कंफ्यूज हो जाएंगे जी। क्या रहा सर? सीएम। ओके जी। सर हमारी दो फिक्स कॉस्ट, 1,20,000 रुपए की एक और 24,000 रुपए की एक। कितना है? 1,44,000। ऐसा ऐसे ही है मेरे बच्चों। क्या कमाया हमने? कुछ नहीं कमाया हमने, ऐसा ना। अभी ये तो हम सीख रहे हैं ना, एग्जाम में दिखाना है नहीं दिखाना, सवाल की रिक्वायरमेंट पे बेस करो, ठीक है जी मेरा बच्चा। ये तो पीएनएल द्वारा बता दो। देखो सीएम के बाद हमने 1,44,000 रुपए का सीएम कमाया 24,000 यूनिट बेच के। इसके बाद इस सीएम से हमने कवर करनी है क्या चीज? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? फिक्स कॉस्ट हमारी दो फिक्स कॉस्ट है। कौन कौन सी? 1,20,000 और हमने 1,44,000 कमाने के बाद 1,20 और 24 ये दोनों पे कर देंगे तो हमारी जेब में कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर? सवाल पूछा किसने? क्लियर होगा बेटा जी? एक फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है और एक फिक्स सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है ना। यानी जो कमीशन वाला बंदा है उसको फिक्स तनख्वाह भी देनी है, ठीक है जी। अच्छा जी सर ये तो पीएनएल है। हाँ बिल्कुल ये पीएनएल है जी बेटा। सकती है, डिवाइड कर दो 12 से, हर महीने की निकल आएगी। लेकिन हम ब्रेक इवन निकालते हैं जनरली किसका? तो साल का। हम महीने का भी ब्रेक इवन निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा जी बड़े एक स्टेप आगे लिखना है, लिख लो आराम से लिख लो। अच्छा जी आपकी अगली क्लास के बाद एक क्विज होगा, ठीक है जी। उसमें 10 छोटे छोटे सवाल होंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे 10, ठीक है। हर तीसरी चौथी क्लास में हमें क्विज रख लिया करेंगे, ऑनलाइन वालों का भी और फिजिकल वालों का भी, ठीक है। पहला संडे तो अच्छा कॉस्टिंग की क्लास हम संडे को नहीं रखेंगे, ठीक है। ना मैं कॉस्टिंग रखूंगा ना मैं कोशिश करूंगा एमएफए रखूं। संडे को मैं क्लास नहीं रखता, मेरी फाइनल की क्लासेस होती हैं। स्टैक्स भी संडे को नहीं होगा। 1 2 3 में आकाश शायद आगे जाके संडे को क्लास ले, लेकिन नहीं होगी क्लास। बिजनेस लॉ भी वो नहीं लेते बाबा जी। नहीं एमसीक्यूज बेस्ड नहीं होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन वालों के लिए पोर्टल पे क्विज अपलोड होगा, ठीक है जी। और जब तक आप लोगों ने पोर्टल नहीं लिया तो आपको मैं क्विज दे दूंगा और एक ईमेल एड्रेस दे दूंगा। आप उसके ऊपर जो है वो कैम स्कैनर जो ऐप है उससे आप तस्वीर लेके दे दोगे, ठीक है जी। बढ़े हम आगे।
चलो मेरे बच्चों, बातें नहीं, थोड़ा ज्यादा आप लोगों ने पढ़ लिया है, बस ये आखिरी सवाल हम सॉल्व करते हैं। चलो जी, सुनो सुनो, इसकी तीसरी चीज छोड़ देना बेटा, अल्लाह के वास्ते यार, क्लास में इतनी डिस्कशंस एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब है अगले वीक में किताब आ जानी चाहिए, नहीं तो मैं इसको बड़ा करते करते थक जाऊंगा। एडमिन पर्संस ने कॉल नहीं उठाया, मैसेज कर, किस एडमिन को भेज रहा भाई? एमओएस मैंने नहीं सिखाया अभी तक, रुक जाओ। ये सवाल सॉल्व कर लो, मैं पिछली वाली जो है वो स्लाइड तो नहीं, पिछले वाला पार्ट दिखा देता हूँ। सर आज आपने घर जाके दो क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊंगा, आपने घर जाके जो है वो उसको देखना है, ठीक है जी। और मैं दोनों का वीडियो सोल्यूशन जो है वो ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। 4 मिनट के सवाल होंगे जी। ब्रेक इवन कितना आ रहा है? 60। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड में देखो, चलो मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। अब सब लग गए काम में। क्यों? रजिस्टर किधर है? अच्छा, कैलकुलेट कर लिया तुमने, कितना आ रहा है? लेकिन रजिस्टर में लिख तो सही यार है। यहाँ 5-6 सीटें लगा देते हैं ऊपर भी, ताकि बच्चे आगे बैठ गए। ये आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में कौन सा चैप्टर है? आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के नाम से आ रहा होगा, सीवीपी एनालिसिस के नाम से। मुझे एक बात बताओ सर, हम 1 यूनिट कितने का बेच रहे हैं? अच्छा मेरे बच्चों, इसमें हमने छोटी सी चीज सीखनी है, इसलिए जिसने जितना कर लिया है वो यहाँ देख लो, छोड़ दो सारी चीजें। सर मैं 1 यूनिट 460 का बेचूंगा। सर मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी कितने की? 240। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आएगी कितने की? 130। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचेगा कितने का? बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, बोर्ड पे फोकस कर लो और डिस्कशंस नहीं करो। हमने इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। यहाँ देख लो, मुझे बताओ हमारे 1 यूनिट बेचने पे हमें जेब में क्या बच रहा है? 90 रुपए। इस 90 रुपए से हमने क्या कवर करना है? ये दोनों फिक्स कॉस्ट है मेरी, क्या इन दोनों को मिला सकता हूं मैं? कितना बनता है ये? 5670। मैंने ये कवर करना है 5670 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब आप अपने स्टाफ से ये कह रहे हो कि यार 63,000 बेचोगे तो हम दलदल से बाहर आएंगे, लेकिन हम कमाएंगे नहीं कुछ, ठीक है जी। मैं अपनी टीम को कह रहा हूं 63,000 बेच के आना है, मर जाना, 63,000 कम नहीं बेचना। उसने कहा टेंशन नहीं लें, हमारा इरादा है कि हम अगले साल 88,500 यूनिट्स बेचें। मैंने कहा यार जबरदस्त बात कर दी तुमने, तुम तो ब्रेक इवन से ऊपर के सेल्स की बात कर रहे हो। उसने कहा हाँ सर, हमें लगता है कि हम अगले साल कितने यूनिट बेच पाएंगे। मेरा सवाल, पहला सवाल कि क्या कंपनी अगले साल प्रॉफिट में होगी? क्यों सर? 63,000 तक तो हम अपने फिक्स कॉस्ट को कवर करेंगे, इसके बाद जो हम बेचेंगे वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हर यूनिट से कितने कमाते हो? शुरू के 63,000 पे जो 90 कमाए ना, वो तो फिक्स कॉस्ट में दे दोगे। इसके बाद जो कमाओगे
बताओ हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है? 88। हमारी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? 60। बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास डिफरेंस कितने का है? 23,000, 25,000। ये है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या है जनाब? ये क्या होता है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी? वो सेल्स जो ब्रेक इवन के आगे होती है, वो सेल्स जिससे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन मार्जिन में घर लेके जाऊंगा। वो सेल्स जिससे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन मार्जिन में। अच्छा, इससे पहले जो सेल्स हो रही थी उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहां गया? वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के काम आया। इससे आगे जो सीएम कमाऊंगा वो घर लेके जाऊंगा। सर कितना सीएम है एक यूनिट में? 90। हर एक यूनिट पे कितने कमाता हूं? 90। हर एक यूनिट पे कितने कमाता हूं? 63,000 पे जो 90 कमाए फिक्स कॉस्ट में दे दिए। बाकी यूनिट पे जो 90 कमाऊंगा वो मेरा प्रॉफिट है। कितना होता है देखो? 295 2295। आप कह रहे हो आप इतने पैसे घर लेके जाओगे, ये आपका प्रॉफिट है। चेक कर लें इसको, चेक कर लें बोर्ड पे देखो कितने यूनिट पे ब्रेक इवन है। हम कितने बेचने जा रहे हैं? तो ब्रेक इवन से ऊपर ही है, प्रॉफिट होना चाहिए हमें। आओ जरा देखो, मुझे बताओ सेल्स कितनी है हमारी? एक यूनिट कितने का बेचता हूं मैं? 460 का। 88,500 कितने के बेचूंगा? सर ये तो बहुत बड़ी फिगर आ रही है। कितनी? 40,710। आप बताएं सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट आप कह रहे हो 4 मिलियन। 40 पक्का यही है? अच्छा, फिर वेरिएबल कॉस्ट आओ मनुष्यों इसको रीड करना सीखें। शुरू के 3 जीरो सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से जो 3 जीरो हैं, इसके बाद पहला कॉमा आता है, ये थाउजेंड्स है। इसके बाद 3 और डिजिट आते हैं, कॉमा आता है, ये मिलियंस पे पहुंच गया। तो ये क्या है? 40 मिलियन। ऐसा 40। आइंदा के बाद आप जो मुझे बताओगे तो फिगर ऐसे बताओगे सर 40 मिलियन 7,10,000। ठीक है जी। 40 मिलियन 710,000। पक्का? पहले 3 जीरो के बाद जो कॉमा आ रहा है थाउजेंड्स के लिए, दूसरा जो कॉमा आ रहा है मिलियंस के लिए। डन। अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की कितनी है? दोनों को मिला दूं कितना आता है? दोनों को मिला दो, दोनों को मिला के 3। ये मैंने क्या लिखा? चरसी। पता है क्यों लिखा? अभी थोड़ी देर में एक बंदा पूछेगा ये 370 कहां से आया, तो मैंने उसके लिए यहां लिख दिया अभी से। ठीक है? 88,500 मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है? 79। आराम से, सुकून से, तसल्ली से जी। 74। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 7। अब इससे हमने क्या कवर करनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5670 000। कुछ घर लेके जा रहे हो? पक्का? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? वो सेल जो ब्रेक इवन से आगे हो रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें एक सुकून देगा कि हम घर कुछ लेके जाएंगे। कितना लेके जाएंगे? जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। हम घर सेल्स नहीं लेके जाते हैं, हम अपने घर कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेके जाते हैं। कब? ब्रेक इवन के आगे। ऐसा है सर, इसको सुकून से कॉपी करें। फिर मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूं, फिर आप घर चले जाएं जल्दी।
मैं मतलब मेरी क्लास ऑफ कर दी, मैं क्या और बिजनेस लॉ की क्लास आपकी मर्जी, आप लोग लिखें। सवाल दे दें, घर जाएं। रुक जा बेटा, सबर अली, ग्रुप पे ही भेजूंगा बेटा, थैली में तो नहीं भेजूंगा ना, यहाँ से बता दूं जी बेटा। अच्छा, एक बच्चे का सवाल है, प्लीज सुनने दो। ना हो पाए तो देखो, सुनो एक चीज सुनो, आधे से ज्यादा कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट है ना वो प्री इवेंट है। प्री इवेंट का मतलब आपने सिर्फ सोच के काम करना है, ठीक है जी सर। फिर जो नहीं होगा काम ना, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे वेरिएंस एनालिसिस का। वेरिएंस एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे, प्लान कुछ किया था हुआ कुछ, ठीक है जी। लेकिन ये याद रखना, कॉस्ट अकाउंटेंट का काम इवेंट से पहले होता है, वो कंपनी की प्लानिंग में हेल्प करता है उसको। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट, वो कौन होता है, वो इवेंट के बाद आके काम करता है। अभी FAR 1 में पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि मुंशी काम कब करता है, इवेंट के बाद। ये जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो मुंशियों की नहीं है, ये सेठ को आइडिया देने वाली चीज है, ठीक है जी। हमने क्या सेठ को आइडिया दिया, सेठ साहब 63,000 से कम यूनिट ना बेचियो, नहीं तो बेगम आपको घर नहीं आने देगी। बिल्कुल दे रहा हूं बेटा, ये बच्चे कॉपी कर ले, पूरी क्लास के साथ चलेंगे ना यार, इतना कुछ ना सबरे। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं होमवर्क दे देता हूँ, फिर आप लोग कॉपी कर लो, उनको जल्दी है थोड़ी सी। भाई रोज का PDF मिल रहा है? अच्छा सुनो, ये सवाल देने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है वो सुनो। इस सवाल पे मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये दोनों ना भी सॉल्व हो तो भी चलेगा, लेकिन दोनों अटेम्प्ट ना किए तो फिर नहीं चलेगा। आप घर जाना, इसको अटेम्प्ट करना, हम इस पर बात करेंगे। अगर आप कहो तो मैं इसको जरा सा ब्रीफ भी कर दूं, इसका मतलब क्या। ये दोनों आपको मैं ग्रुप पे भी दे रहा हूँ, इस PDF में भी डाल के दे रहा हूँ, ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है जी। अब जो बंदे कॉपी कर रहे हैं कॉपी करें और छुट्टी करें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।